हाँ भाई, एंगुलर इंपल्स, एंगुलर इंपल्स। अपन पढ़ रहे थे एंगुलर मोमेंटम। क्या पढ़ रहे थे? तुम्हें जब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? तो तुम्हें वह बताया गया कि भाई अगर दोनों की इंपल्स बराबर हो, जैसे मान लीजिए कोलिजन हुआ था, क्या हुआ था? कोलिजन। तो दो में कोलिजन, तो इसमें भी नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल, तो इस पे जो इंपल्स आई वो इंपल्स, क्योंकि इंपल्स इज बेसिकली व्हाट? इंपल्स इज बेसिकली कि अगर दो फोर्सेस अपोजिट में लगे और वो बहुत कम टाइम के लिए लगे पर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? एंगुलर इंपल्स। कौन सा इंपल्स? एंगुलर इंपल्स। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब देख ध्यान से, अगर हम ध्यान देंगे तो खैर मैं वहां पे बोल रहा था, तो जो इंपल्स की फीलिंग क्या है? इंपल्स की फीलिंग ये है कि अगर आपको कोई भी बॉल या कोई भी चीज बहुत तेज, जैसे मान लीजिए बॉल नीचे गई, उसको इंपैक्ट आया बहुत तेज, पर जितनी देर वो टकराई वो बहुत कम समय था, बहुत ज्यादा समय था। बेसिकली इंपल्स की फीलिंग तब आती है जब बहुत बड़ा फोर्स लगे बहुत कम समय के लिए, पर उसका इफेक्ट नजर, उसका इफेक्ट नजर, बोलो क्लियर है ना? उसका इफेक्ट नजर आना चाहिए। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अपन ने एन और एन अपन ने लिखा। अभी एन अगर कैंसिल आउट हो रहा है, क्या हो रहा है? तब तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, हमने को कोई दिक्कत। अगर ये फोर्स कैंसिल आउट हो रहा होता तो अपन मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेते हैं, पर कभी कभी कैंसिल आउट। तो आपने वहां पे क्या करा था, जो आपने पहले पढ़ा था, वहां पे आपने लिखा था फोर्स बराबर dp बाई dt, फोर्स बराबर, फिर आपने लिखा भाई साहब कि ये फोर्स इनटू dt इज ए क्वांटिटी जो कि अपन मेजर करते हैं, और इस इंटीग्रल dp लिखते हैं, और फिर इस इंटीग्रल f dt को अपन लिखते हैं चेंज इन मोमेंटम। भाई साहब चेंज इन मोमेंटम, मुझे लगा तो मैं याद लिखा करते थे, क्योंकि फोर्स बहुत बड़ा होता था बहुत कम समय के लिए, क्योंकि फोर्स बहुत कम समय के लिए, इसलिए फोर्स को एनालाइज करना इतना आसान नहीं होता था। इसलिए हम एक्सेलरेशन की बजाय हम चेंज इन मोमेंटम की बात करते थे। किसकी बात करते थे? जीएसटी बीसी तो है, तो अच्छा जीएसटी भी लगा दी। हाँ तो जीएसटी इतना नुकसान हुआ है साल बच्चों को। अरे तुम्हें तो देनी होती है जीएसटी, 18% गवर्नमेंट ने करी, तो बच्चों से तो आ रही है वो, तो अच्छा तुम्हें पता नहीं पड़ रहा तुम्हें नुकसान हुआ है? अच्छा पहले जो आ गए थे तब भी 15% तो लगी थी, 3% और बढ़ गई उसके बाद। एंगुलर इंपल्स क्या चीज? एंगुलर इंपल्स वहीं से आती है। मैं आपको बोल रहा था कि इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल्स टू डेल्टा पी, दैट इज चेंज इन मोमेंटम। अगर आप ध्यान दें तो ये तो तब पढ़ा जाता है, जैसे मान लीजिए कि फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगा, तो हम क्या बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए बॉल टकराई तो 0.01 सेकंड के लिए टकराई मान लो, बहुत कम टाइम होता है, जैसे टाइम ऑफ इंपैक्ट, टाइम ऑफ तो 0.01 सेकंड। पहली बात इसे इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या इंपल्स बड़े क्या इंपल्स छोटे फोर्स और बड़े समय के लिए निकाली जा सकती है? निकाली जा सकती है, कोई मना ही नहीं, इसे इंपल्स कहते हैं, पर उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। ये इंपल्स है, मैं बोलूं मैंने 2 न्यूटन का फोर्स 2 केजी के ब्लॉक पर 1 घंटे तक लगाया, तो क्या आप उसकी इंपल्स निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं, पर उसका महत्व नहीं है। महत्व कब है? जब बहुत बड़ा फोर्स लगे, बहुत इतना कम समय कि हम फोर्स को एनालाइज नहीं कर सकते। 0.01 सेकंड की बॉल टकराई, 0.01 सेकंड के लिए भी बॉल जब टकराई तो वास्तविकता में फोर्स बदला, पर इतने कम समय में फोर्स का क्या वेरिएशन हुआ हमें ज्यादा मतलब, हमें फोर्स के वेरिएशन से ज्यादा महत्व है कि हमें कितना चेंज इन मोमेंटम आया है। क्या आया है? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम, क्या मोमेंटम शोज द शक्ति? ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मोमेंटम शोज द, वो मास और वेलोसिटी का है, वो ताकत बताता है। तो हमने कितनी फोर्स, कितना क्या कर उसकी ताकत में परिवर्तन कर दिया, दैट इज इंपल्स। तो ऐसे हम लिखते हैं। हम जनरली ये करते हैं कि एफ डी टी, अगर पॉइंट बहुत कम समय है, बहुत, तो एफ डी टी की वैल्यू को लिखा जा सकता है एफ एवरेज। हमने मान लिया कि हमारा जो फोर्स है उस छोटे से टाइम इंटरवल के लिए कांस्टेंट है, जबकि वो है, इसलिए लिखते हैं एफ एवरेज। क्या लिखते हैं? एफ एवरेज इनटू डेल्टा टी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। कई बार आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द एवरेज फोर्स, जैसे फ्लूइड में आएगा या कई जगह आएगा, या इलेक्ट्रॉन्स की बीम टकराएगी मॉडर्न फिजिक्स में कई जगह, कि बताओ इलेक्ट्रॉन्स टकरा रहे हैं जिनकी रफ्तार ये है, बताओ क्या एवरेज फोर्स लगा रहा है दीवार पे?
इलेक्ट्रॉन्स का चलने का मतलब क्या करंट है? ये सब सवाल आएंगे। तो आप क्या करते हो? एवरेज फोर्स का क्या मतलब होगा? सोच के देखो। क्या डेल्टा टी 1 सेकंड ले लो? डेल्टा टी क्या ले लो? जब भी कोई कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा हो तो आप एवरेज फोर्स का क्या मतलब होगा? चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। अरे भाई साहब, चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकंड। इंपल्स कब पढ़ा जाता है? अपने को क्लैरिटी होनी। इंपल्स अंदर ही अंदर तब भी होता है जब आप मोमेंटम कंजर्वेशन करते हो, पर तब हम उसे कंसीडर, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। पर अगर वो कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो आपको इंपल्स की मदद लेनी पड़ती है। जैसे हमने सवाल करे होंगे, 2 ब्लॉक रखे हुए, बुलेट आके घुसी, अरे हाँ ना बोले यार, 2 ब्लॉक टके हुए पुली के ऊपर, फिर एक बुलेट। इंपल्स से सवाल कराए थे? कराए थे कि नहीं कराए थे? तो इंपल्स का इंपैक्ट था। फिर हमने थोड़ा बहुत सिखाया होगा कब इंपल्सिव टेंशन आती है, कब इंपल्सिव फ्रिक्शन आता है। इंपल्सिव फ्रिक्शन तब आता है जब नॉर्मल इंपल्सिव होता है। इंपल्सिव का मतलब बहुत कम समय के लिए बहुत बड़ा फोर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसी को बहुत ध्यान से देखो, इसे R क्रॉस F कर दो तो क्या टॉर्क, और उधर R क्रॉस P कर दो तो एंगुलर मोमेंट। क्या चीज? तो ये एंगुलर इंपल्स है। अगर टॉर्क, ध्यान से देखो इधर, टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू dl वेक्टर बाई dt, हालांकि बहुत ज्यादा एंगुलर इंपल्स में सवाल आते नहीं, थोड़ी टफ फॉर्मेट मान लेते, बाकी है कुछ ऐसी खास बात नहीं। टॉर्क dt इक्वल्स टू dl वेक्टर, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या ये कहलाएगी एंगुलर इंपल्स? ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगी? एंगुलर इंपल्स। तो इसे लिख सकते हैं टॉर्क डॉट डेल्टा टी। क्या टॉर्क एवरेज बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? टॉर्क एवरेज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। सॉरी, कौन सा? कौन सा? एंगुलर। बिल्कुल वैसा का वैसा ही। मान लीजिए आपका दरवाजा है, इसमें अपन एक तो कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं, ठीक, एक कंटिन्यूअसली फोर्स लगा रहे हैं, एक ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, झटके से लगा रहे हैं, बहुत देर की फोर्स लगा, बहुत थोड़ी सी देर, पर इफेक्ट आया कि नहीं आया? क्या घुमाव इफेक्ट भी आया? आया कि नहीं आया? दैट इज एंगुलर इंपल्स। दैट इज, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इंपल्स को अपन डिनोट करते थे J से। अगर नहीं सुना है तो मैं बता रहा हूं, इंपल्स को डिनोट करते हैं इंपल्स को डिनोट करते हैं। जैसे मान लो आपको इंपल्स दिया जाए, इसका मतलब है इंटीग्रल एफ डी टी। इंटीग्रल, जैसे मान लो सिंपल सवाल दिया जाए कि एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है। एक रॉड है जिसका मास m है और लेंथ, मुझे लगाएं तो मैं आया, इसका मास m है और लेंथ l है। मान लो अपन इस पे ऐसे इंपल्स दे J, ये इंपल्स है। इंपल्स का क्या मतलब है? इंटीग्रल एफ डी टी। क्या चीज? बोला जाए कि इसकी ओमेगा इनिशियल 0 थी, पूछा जाए व्हाट इज द ओमेगा फाइनल, पूछा जाए व्हाट इज द ओमेगा, व्हाट इज द ओमेगा फाइनल, तो कैसे करोगे? सोच के देख। क्या आपको समझ में आता है ये इंपल्स का मतलब एफ डी टी है? मतलब क्या F into L इसका टॉर्क है? तो क्या एफ एल टॉर्क into dt इज एंगुलर इंपल्स? मतलब क्या J into L? अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो एफ एल into dt, एफ एल into या डेल्टा टी, जो भी आपको लिखना है, क्या वो बेसिकली एंगुलर इंपल्स है? बेकार रिस्पांस। बट व्हाट इज एफ डेल्टा टी? J। व्हाट इज एफ डेल्टा टी? J। तो इसे लिखा गया JL। क्या लिखा गया? क्या दिस इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम? क्या इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 था? क्या चेंज इन मोमेंटम इज आई ओमेगा? लॉजिकल बात है कि जिसके अबाउट एंगुलर इंपल्स लिखोगे एक्सिस के अबाउट, क्या उसी के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम भी लिखना चाहिए। तो सिंपली लिखो ml स्क्वायर बाय 3 इनटू ओमेगा, ml स्क्वायर बाय 3 इनटू, क्या मुझे लगाएं तुम्हें? सिंपल सवाल, सिंपल एप्लीकेशन। तुझे मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत वाली बात? उतार ये सब चीजें। मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, ध्यान सुनना, कि आपकी रॉड है, यहां से नीचे L/4 से, गलत मत करना, ठीक, पहले से घूम रही है ओमेगा नॉट से, ठीक, मास m लेंथ l, यहाँ पे हमने एक इंस्टेंट पर, इस इंस्टेंट पर एक J इंपल्स लगाई ऐसे, which is making 37 डिग्री, J इंपल्स। बोलो क्लियर है? फाइंड आउट द फाइनल ओमेगा ऑफ द रॉड। बोलो तो वैल्यूज ले लो, ऐसे वेरिएबल्स में निकाल लो। फाइंड आउट द फाइनल ओमेगा ऑफ द रॉड। इस तरीके सवाल जो भी बताया, हो गया क्या? मैं भी लिख रहा हूं, देखो असलियत में जिसने टॉर्क लगाया वो था 4J/5, 4J/5 into L। मान लो फाइनल ओमेगा हो गया ओमेगा
आई लिखा जाएगा ml²/12 प्लस ml²/16 इंटू ओमेगा फाइनल, दैट इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, और ये माइनस। अब सोचो मैंने सही लिखा है क्या? पहले सब लोग देखो मैं सही लिखा है क्या? कुछ गलत लिखा है क्या? 4j/5 आया ना, इंटू 3l/4, करेक्ट। देखो अब सही लिखा है क्या? अच्छा माइनस क्यों लगाया? क्या आई ओमेगा और आई ओमेगा नॉट अंदर ले रहा हूं? तो अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन अंदर ले रहा हूं तो इंपल्स की डायरेक्शन बाहर क्या हो गई? नेगेटिव। इसका जो इंपल्स आ रहा है उसका टॉर्क किधर है? बोलो। जो इसका टॉर्क आ रहा है वो किधर आ रहा है? बाहर। यार आवाज नहीं आई यार, किधर आ रहा है? तो अगर टॉर्क बाहर आ रहा है तो क्या इंपल्स भी बाहर आई? तो इंपल्स माइनस आनी चाहिए प्लस, क्योंकि आपने अगर बाहर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो अंदर वाली को नेगेटिव माना, और अंदर वाली को पॉजिटिव माना है तो ध्यान से। जब मैंने लिखा फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, क्या मैंने ओमेगा उधर ही माना जिधर पहले था? तो आई ओमेगा, क्या मैंने आई ओमेगा को पॉजिटिव माना तो माइनस आई ओमेगा नॉट भी अपना पॉजिटिव बन गया, तो मैंने दोनों को एक ही तरफ लिख दिया, तो फिर इधर माइनस आना, मुझे लगा तो नहीं आया। लॉजिकल भी बात है कि अगर ऐसे लगाओगे तो ओमेगा कम आएगी कि ज्यादा आएगी? कम। क्या आएगी? कम। छोटी छोटी सी बात है, कोई खास बात यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया कि नहीं आया? ऐसे ऐसे रॉड वाले बहुत सवाल होते हैं। ये कभी वर्टिकल लटका देते हैं, क्या लटका देते हैं? डंडे से मार देते हैं, फिर जे के बारे में पूछते हैं, कोई इसमें किसी खास बात नहीं है। मैं आपको एक अच्छा शानदार सवाल कराता हूँ, इसमें ज्यादा पैप नहीं करते हैं। आ जाइए, ये जो इसमें सबसे अच्छा सवाल है वो है गिर्री वाला। क्या ध्यान से मैं एक ही सवाल कराऊंगा, बढ़िया देख इधर। एक मिनट, क्या तुम लोग ऐसा और कराऊं? पक्की बात? कर लेंगे सब लोग? गुड। आइए और देख, जो इसमें सबसे अच्छा सवाल जो काम का होता है वो देखें क्या है। मान लो कि एक डिस्क है जिसका रेडियस r1 है, जिसका रेडियस r1 है, और वो ऐसे घूम रही है ओमेगा नॉट से। कितने से? ओमेगा नॉट से घूम रही है इस एक्सिस के बहुत बढ़िया, जिसका मास m1 है। ठीक है, m1 है, तो अपना इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1 वो कितना हो गया? m1 r1²/2। ठीक भाई साहब, एक और डिस्क है जिसका रेडियस है r2, मास है m2, तो जाहिर सी बात है I2 हो गया m2 r2²/2। ये वाली गिर्री घूम नहीं रही थी। तुमने देखा वो बच्चों के खिलौने नहीं आते गिर्री, अपने छोटी छोटी कारों में गिर्रियां फंसी होती हैं, कभी तुम खेले नहीं या कंचे ही खेले हो? अच्छा, पोलो गोल्फ ही खेले? घोड़ों के बच्चों के साथ खेलता था। शेर के बच्चों के साथ खेलता था। ये भाई साहब, ये बिल्ली चोर, ऐसे बेसिकली गिर्रियां। बोलो क्लियर है एकदम? अब इनको क्या करो? टच करो। इनको क्या करो? टच करो। जैसे याद कर, मैंने एक सवाल कराए थे, एक डिस्क के उसके ऊपर एक और डिस्क रखो, तो वो एक ही एक्सिस थी। ये इससे बहुत डिफरेंट सवाल है। अगर आप बहुत ध्यान से सोचो तो आपने ऐसे दो डिस्क ली, उनको अड़ाया, ऐसे घूम रही, एक घूम रही है, घूम, अब उनको ऐसे करके क्या होगा? क्या दूसरे भी घूमेगी? फाइनली क्या होगा? क्या दोनों साथ घूमने लगेंगे? दोनों का फाइनली क्या सेम हो जाएगा? 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 फाइनली क्या हो जाएगा दोनों का? ओमेगा सेम होगा। दोनों को टच कर लिया, फाइनली क्या होगा पहले बताओ? ओमेगा सेम होगा। तुमने बोला ओमेगा सेम होगा। अच्छा, ये दोनों इसको चला कौन रहा है? अच्छा, ये ऐसे घूम रही थी तो इसमें फ्रिक्शन किधर लगा? ऊपर नीचे, इस वाली पे। सब लोग बोलो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। स्टैटिक काइनेटिक, काइनेटिक स्टैटिक,
काइनेटिक स्टैटिक, काइनेटिक स्टैटिक, स्लिपिंग हो रही है शुरुआत में, काइनेटिक स्टैटिक है, काइनेटिक इसमें नीचे। क्या ये फ्रिक्शन इसकी ओमेगा बढ़ाएगा और इसकी ओमेगा? फाइनली क्या खुश तब होंगे जब दोनों की ओमेगा ओमेगा सेम होने पे खुश नहीं होंगे। ये फ्रिक्शन तब खुश होगा जब इन दोनों पॉइंट की रफ्तार सेम हो। जब इन दोनों फ्रिक्शन कब खुश होता है? ओमेगा सेम या पॉइंट रिलेटिव पॉइंट्स आर रेस्ट? मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो रिलेटिव पॉइंट्स रेस्ट पे होने, तो ऐसे ये मान लो इसकी ओमेगा ये ओमेगा 1, इसकी ओमेगा ये ओमेगा 2। अगर सब कुछ सही है तो ये रफ्तार इधर की तरफ ओमेगा 1 R1 और ये रफ्तार इधर की तरफ ओमेगा 2 R2। फाइनल स्टेज में ओमेगा 1 R1 इक्वल्स टू, पहली गलती यहीं पे कर देता है बच्चा कि फाइनल ओमेगा सेम, फाइनल ओमेगा सेम। फाइनली क्या सेम होगा? टेंजेंशियल स्पीड। कौन सी स्पीड? तभी तो फ्रिक्शन खुश होगा, वरना खुश होना पॉसिबल। अब चलो मेरे पास हमसे यही निकालने के लिए बोला गया ओमेगा 1 और ओमेगा 2। ओ हो कैसे निकालें? कितने वेरिएबल? 2। ओमेगा 1 और पक्की बात क्या करूं? एक रिलेशन तो आ गया ओमेगा 1 R1 बराबर, आया कि नहीं आया? एक तो आ ही गया, दूसरा एंगुलर कंजर्वेशन। एंगुलर कंजर्वेशन हो सकता है क्या? बताओ किस एक्सिस के अबाउट? एंगुलर कंजर्वेशन जहन में आना चाहिए। बताओ किसके अबाउट? कौन सी एक्सिस के अबाउट लूं कि एंगुलर कंजर्व हो जाए? इस वाली के अबाउट लो तो एफ और एफ का टॉर्क कटा कि नहीं कटा? देख एक बार देख लेते ना। अगर ये एक्सिस लूं तो इस एफ और एफ का टॉर्क कटा कि नहीं कटा? यहां से जितने फोर्स पास कर रहे हैं उनका 0, पर इनका तो इसके अबाउट एंगुलर कंजर्व। एंगुलर कंजर्वेशन की कंडीशन है कि टॉर्क 0 होना चाहिए, टॉर्क 0 होना। इसमें कोई शक वाली बात? चलिए कोई बहुत बढ़िया। अच्छा इसके अबाउट लो तो भी वही गलती, इसके अबाउट ले लो तो दोनों बच गए। अरे भाई साहब ध्यान से देखो तो कोई भी ऐसी काम की एक्सिस नहीं आएगी जिसके अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। जिन ये अच्छा सवाल है एंगुलर इंपल्स का, और एक ही करा ढंग से, और एक दो छोटे करा ही दिए। जब भी तू एंगुलर मोमेंटम का और ऐसा सवाल है जहां एंगुलर मोमेंटम की फील आया, पर एंगुलर मोमेंटम की फील आने के बावजूद भी कोई एक्सिस ऐसा ना मिले जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा हो, तो फिर हमारे जहन में एंगुलर इंपल्स का ख्याल आना चाहिए। क्योंकि एंगुलर इंपल्स कैंसिल आउट होती है तभी टॉर्क 0 होता है, टॉर्क 0 होता है तभी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। पर अगर जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा वहां पे भी एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन तो लगाई, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। तो बेसिक इज एंगुलर इंपल्स, बेसिक इज। अब भाई साहब इसमें ये तो पता पड़ गया कि यार एंगुलर मोमेंटम से काम नहीं चल रहा, तो एंगुलर इंपल्स में ही हमें जाना पड़ेगा। चलिए इस वाले डिस्क को देखो अकेले, इसमें कौन इंपल्स लगा रहा है? कौन लगा रहा है? अच्छा तो पहले तुम बता दो अंदर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव होगी बाहर वाली? जो तुम बोलोगे। चलो जैसे तुम बाहर वाली मान लेते, बाहर वाली इज पॉजिटिव। अब स्टिक करना बिल्कुल अपनी बातों पे। पहली वाली डिस्क पे अपन एंगुलर इंपल्स की इक्वेशन लगा रहे हैं। इसके अबाउट अगर लिखें तो सिर्फ f का टॉर्क है f into r, f into एंगुलर इंपल्स होती है टाउ dt। क्या होती है? क्या होती है? क्या f into r1? टॉर्क इज बाहर अंदर, तो प्लस कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल तुम्हारे साथ मिलकर लिखूंगा f r1 dt is tau dt for first, is tau dt for, मुझे लगा नहीं तो मैं आया, इक्वल टू चेंज इन इसका इनिशियल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा नॉट, अंदर बाहर, अंदर बाहर, माइनस प्लस, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम I1 ओमेगा 1, अंदर बाहर, अंदर बाहर, माइनस प्लस। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल, यानी कि माइनस I1 ओमेगा 1 माइनस ऑफ माइनस I1 ओमेगा नॉट। तुम्हें ये इक्वेशन समझ पक्की बात? तो इंटीग्रल f dt, इंटीग्रल f dt r1 इक्वल्स टू I1 ओमेगा नॉट प्लस माइनस I1 ओमेगा 1।
क्या पिक्चर क्लियर है? दूसरी पे लिखो, दूसरी वाली डिस्क एंगुलर इम्पल्स की इक्वेशन बोलो। इसमें क्या जो टॉर्क लग रहा है वो एफ का लग रहा है। Fr2 किधर किधर? ओ फिर से पॉजिटिव, तो Fr2 dt, Fr2 इक्वल्स टू L फाइनल माइनस L फाइनल कितना? I2 ओमेगा 2, बाहर अंदर, तो I2 ओमेगा 2 माइनस तो क्या इंटीग्रल f dt इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2 बाई R2। अरे भाई साहब, क्या ये उठा के वहां रख सकते हो? तो रख दो, R1 I2 ओमेगा 2 बाई R2 इक्वल्स टू I1 ओमेगा नॉट माइनस I1 ओमेगा 1 एंड ओमेगा 1 R1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 R2। बोलो कितनी इक्वेशन? कितने वेरिएबल? सॉल्व कौन करेगा? 10 नंबर सब्जेक्टिव जो सवाल है, पर एंगुलर इम्पल्स को ढंग से समझाता है। पहले था जो मैं बोला चमका, यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया कि नहीं आया? पक्की बात? थोड़ी थोड़ी फील आई है? गारंटीड? समझ लो था बिना किसी गलती के। इसे बीच में मैं एक इलस्ट्रेशन और करता हूं, बस समझ लो। जैसे मान लो डिस्क है, इसका मोमेंटम ऑफ इनर्शिया आई है, ऐसे एक ब्लॉक है, ऐसे जो इसमें लटका हुआ है। बोलो क्लियर? मान लो यहाँ पे बुलेट आके टकरा है, तो क्या इस पे इंपल्स आएगी? क्या टेंशन इंपल्स से बन जाएगी? इस पे इक्वेशन लगाएंगे इंपल्स की, किसकी? इंपल्स की। और इस पे क्या एंगुलर इंपल्स की? यहाँ पे इंपल्स टॉर्क कौन देगा? टेंशन। पर क्या वो इंटीग्रल टी डी टी की वैल्यू यहाँ से आएगी? यार मुझे लगा नहीं तो मैं आया नहीं आया? इससे काफी आसान सवाल है, पर इस तरह की चीजें आपको दिख, हालांकि इसको बहुत आसानी से और भी करा जा सकता है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। किसके मोमेंटम कंजर्व है? टी और टी के कैंसिल आउट हो जाएंगे, ध्यान से देख यार, हाँ ना बोल। तो मोस्ट ऑफ द सवाल जहां पे इंपल्स लगनी होती है ना, एंगुलर इंपल्स, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से 2-3-4% ही सवाल ऐसे बचते हैं जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सवाल होते, तो फिर क्या लगाना पड़ता है? तो अगर कभी भी फंस जाओ कि नहीं दिखे कुछ भी, तो फिर एंगुलर इंपल्स का ख्याल दिल में आना बहुत ज्यादा आने के चांसेस नहीं है, बट बेसिक आ सकता है। क्या मेरी बात थोड़ी सी क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, लास्ट स्टेज ऑफ दिस चैप्टर इज कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। ये बेटी लड़कियों पे नहीं कोई ऐसा सीधा सीधा? किट्टू आंटी तो परेशान तो नहीं करती? क्या कर रहा है? ऐसा तू बोलता है ये बेटी कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। द बेस्ट एग्जांपल which you have in combined translational plus rotational motion is wheel. The best example for you is combined translational plus rotational motion is wheel. ये सब examples हैं। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, अपन पहले भी जानते हैं, ये बात मैं पहले भी कर चुका हूं, जो मैंने काइनेटिक्स पढ़ाई थी। वापस उस तरह की बातें करूंगा। एक पहिया है जो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। अपन ऐसे पहिए की बात कर सकते हैं, अपन ऐसी रॉड की बात करें, जिससे एक रॉड, ऐसे समझो कि एक रॉड, ऐसे सवाल करेंगे अपन सब लोग, एक रॉड है, उस पे एक पार्टिकल आके टकराया, वो रॉड कहीं से हिंज रही है, तो चलेगी घूमेगी? दोनों। तो वो ऐसे चलेगी भी सही और ऐसे घूमेगी भी। तो दीज आर द एग्जांपल। ये मान लो मैं इसको ऐसे फेंक दूं, ये चल रहा है घूम रहा है दोनों, चल रहा है घूम रहा है दोनों। अब लॉजिकल बात है कि अगर ऐसे जितने भी सवाल होते हैं जिसमें बॉडी चले भी सही और, जैसे मान लीजिए पहिए में बात कर लें, पहिए जो सबसे आसान कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन है, उसमें अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप ध्यान से देखो तो उसके किसी भी एक पार्टिकल अगर आप देखो तो वो साइक्लॉइड करता है। ये मैं पहले भी दिखा चुका हूं, कोई शक वाली बात। जबकि ये सबसे सिंपलेस्ट कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है जो आपको सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है। बोलो क्लियर है? उसके भी अगर मैं किसी एक पॉइंट की बात करूं तो एक यहाँ उसका रियलिस्टिक पाथ कैसा होता है? साइक्लॉइड। क्या होता है? साइक्लॉइड। ये साइक्लॉइड के बारे में मैंने आपको याद करो, जब मैंने आपको डिस्टेंस पढ़ाया था, याद है? एटा निकलवाया था। दोबारा निकलवाऊंगा क्या? दोबारा? खैर,
अभी मैं उससे चर्चा कर लूंगा, वहां तक पहुंचे नहीं। तो ये इसका पार्ट होता है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड की इक्वेशन भी अगर आप बहुत इंटेलिजेंट होगे तो लिखवा दूंगा आपको मैग्नेटिज्म में, जब हम पढ़ेंगे लोरेंट्ज फोर्स। क्या पढ़ेंगे? तो अगर एक चार्ज पार्टिकल को रेस्ट से छोड़ा जाए परपेंडिकुलर फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, इट टेक्स अ पाथ ऑफ साइक्लॉइड, इट टेक्स अ पाथ ऑफ। तो अगर लगेगा उस समय, हालांकि उसकी बहुत जरूरत नहीं होती, तो इस पाथ की इक्वेशन भी लिखवाई जाती है 1 - sin ओमेगा t टाइम्स करके। क्या छोड़ो, तो इसे बोलते हैं साइक्लॉइड। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन में जो एक पार्टिकल होता है उसका पाथ बहुत आसान होता है कि टफ? बहुत टफ होता है। जैसे मान लीजिए एक रॉड है, उसमें कोई भी पार्टिकल लिया, एक रॉड है उसमें फिक्स कर दी, हिंज कर दी और उसे घुमाया, तो उसे किसी भी पार्टिकल का पाथ बहुत आसान है, सर्कल। क्या है? हमारी आसान पाथ क्या है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोल, ये सब तो हम पढ़ लेते हैं। थोड़ा बहुत इलिप्स हो जाए तो भी चल जाए, हाइपरबोलिक हो जाए तो भी चल जाए, पर साला कुछ भी हो जाए तो मतलब तो फिर हमें तकलीफ। तो बेसिकली हम ऐसे फ्रेम्स में बैठना चाहते हैं जिनसे उनके पाथ वैसे ही हो जैसे स्टैंडर्ड है। समझानी तो मेरी बात भाई, हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड पाथ है जिनके बारे में हमें फील आती है और जिनको हम समझ, जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्कल, रेस्ट, पैराबोला। बोल यस और नो। अब मान लो वो अजीब सा बात कर, जैसे मान लो आप इसको देखो, इसकी टिप देखो, इसकी टिप बहुत आसान पाथ, बहुत टफ पाथ, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अरे यार हाँ ना बोल, उसे ग्राउंड फ्रेम में एनालिसिस करना इतना आसान नहीं। इसका ये वाला पार्ट है, पता नहीं क्या करेगा भाई, सब चल भी रहा है। और हाँ, पर सोच अगर मैं चीटा बन के सेंटर पे बैठ जाऊं, चीटे से पूछो क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? सर्कल कर रहा है। जैसे मान लो जो मैं आपको बता रहा था उसी वीडियो के बारे में बात करूं कि हमने ऐसे डंबल लिया, उसको ऐसे करा और उसे ऐसे फेंक दिया और उसे घुमा भी दिया। बोलो क्लियर है? मान लो मैंने ऐसे फेंक दिया यू रफ्तार से थीटा एंगल पे डंबल को, जो मैं भी कर रहा था, सबसे टिपिकल पाथ जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब मान लो इसको रियलिटी में एनालिसिस करना हो, इसको रियलिटी में कंबाइंड ट्रांसलेशन मोशन में इसको रियलिटी में एनालिसिस करना, तो व्हाट इज द इजीएस्ट वे? आप पहली बात, क्या इसका सेंटर ऑफ मास पैराबोला लेगा? क्योंकि सेंटर ऑफ मास में से एमजी लग रहा है। इसका तो बहुत ही आसान है सेंटर ऑफ मास, बोल स्ट्रेट लाइन। क्या करना है? क्या कर रहा है? ये सेंटर ऑफ मास पे अगर स्टैंडर्ड फोर्स लग रहा है तो स्टैंडर्ड पाथ लेता है, कोई बुराई वाली बात है ना। अब सोचो कि इसका ये तो कर रहा है। अब मान लीजिए मेरे से पूछा जाए बताओ ये पॉइंट ए और ये बी और ये ओमेगा से घूम रहा है, मेरे से पूछा बताओ ए कहां पर है टी सेकंड बाद, है ना। तो चला पता नहीं क्या कर रहा है। अब आसानी से सोच, क्या तेरे को पता है टी सेकंड बाद सेंटर मास का है? यस सर। पता ही नहीं पता? पता है ना। मैंने बोला यहाँ पे सेंटर मास, बोलो क्लियर? यस सर। यार हाँ ना बोल। अच्छा, अब पूरा चीटा बन के सेंटर मास पे बैठ जा। उसके लिए ये क्या कर रहा है? सर्कल। क्या कर रहा है? राउंड के लिए कुछ भी कर रहा हो, पर सेंटर के लिए क्या कर रहा है? पूरा जो तेरा रिपोर्टिंग मैनेजर सेंटर मास बैठा से पूछा क्यों है टी टाइम बाद कहां होगा, उसने बोला सर ओमेगा टी घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा? हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी घूम जाएगा, तो तूने उससे हॉरिजॉन्टल से ओमेगा टी ये रहा है। सोच तुझे अगर सेंटर मास से कोऑर्डिनेट पता है तो क्या ए के भी पता है? यस सर। पता है कि नहीं पता? दैट इज व्हाट यू विल डू इनटू इट। मान लो आपसे पूछा जाए बताओ पॉइंट ए कहां है, आपसे यहाँ पे पूछा जाए बताओ पॉइंट ए कहां है, तो आप बोलोगे टी टाइम बाद। ओहो हो टी टाइम बाद भाई साहब ये तो चल चुका वीटी। कौन वीटी चल चुका? और क्या वो चल चुका ओमेगा टी? यस सर। ये कितना चल चुका? ओमेगा टी। तो मान लो अगर अपन कहीं भी यहाँ से चालू करें तो अपन टी टाइम बाद इसको ऐसे बनाएंगे। देखो टी टाइम बाद अपना पार्टिकल जो होगा वो वीटी चल चुका होगा और जो आपका ए होगा वो कितना घूम चुका होगा? ओमेगा टी। अरे भाई साहब हाँ ना बोल, उसकी कोऑर्डिनेट लिखना कोई खास बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना एहसास कराना चाह रहा हूं कि if you really want to study combined translational plus rotation motion, then you need to understand that you have to divide the path of this particle, yeah, analysis of this particle into two parts. One is path of the center of mass, and second is the motion of the particles with respect to. और चूंकि आप रिजिड बॉडी कर रहे होंगे, आप क्या पढ़ रहे होंगे? आप रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो? तो सेंटर मास में बैठ के आपका दूसरा पार्टिकल क्या करेगा? सर्कल। क्या करेगा? ये भी जग जाएगा। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्योंकि सेंटर मास में एक पॉइंट है ना। रिजिड बॉडी में अगर एक पॉइंट पे बैठ के दूसरे को देखोगे तो क्या करेगा? तो सीखना क्या है, मैं कैसे आपको कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशन पढ़ाऊं बिल्कुल अलग तरीके से। समझना पहले कैसे। पहली बात अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन है, सो टू स्टडी कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन वी हैव टू डिवाइड द एनालिसिस इनटू टू पार्ट्स। वन इज द पाथ ऑफ द, one is the second motion of the particles with respect to, चूंकि हम रिजिड बॉडी पढ़ रही हैं इसलिए सेंटर ऑफ मास के लिए बाकी सभी पार्टिकल का पाथ रेस्ट होगा, तो फिर मजा ही क्या है।
अरे यार हाँ ना बोल, इसलिए आपके उसका बाद क्या होगा। अब तू समझना, ये लिखा के फिर मैं तेरे को क्या क्या एक एक चीज पढ़ाऊंगा। अगर हमें कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन आता है तो हमें क्या क्या लिखना आना चाहिए। क्या हमें हर पॉइंट पे डिस्टेंस लिखना आना चाहिए, क्या डिस्प्लेसमेंट लिखना आना चाहिए, क्या वेलोसिटी लिखनी आनी चाहिए, क्या स्पीड लिखनी आनी चाहिए, क्या एक्सेलरेशन लिखना आना चाहिए, क्या मोमेंटम लिखना आना चाहिए, क्या काइनेटिक एनर्जी लिखनी आनी चाहिए, क्या एंगुलर मोमेंटम लिखना आना चाहिए। अरे यार हाँ ना बोल, इतनी चीजें एक एक करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब तू ये सब लिखना सीख जाएगा तभी तो तू मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएगा, तभी तो तू एनर्जी कंजर्वेशन लगा पाएगा, तभी तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा पाएगा। इसलिए फर्स्ट स्टेज इज टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू डू इन कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। सेकंड स्टेज इज वी नीड टू अंडरस्टैंड टू राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। ये 8 चीज को छूटा तो नहीं मेरे से, सब लिख दिया मैंने। हाँ, ये 8 चीजें आपको लिखनी आनी चाहिए, तब तो उसके आगे की स्टेप पे जा पाएगा। जब तू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करेगा, काइनेटिक एनर्जी लगाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की इक्वेशन लगाएगा, तो तुझे बेसिक लिखना नहीं आता तो पॉसिबल नहीं है। जो बोला चमका, जो बोर्ड पे बनाया हुआ बना ले, बाकी मैं लिखा रहा हूं फिर और आगे बढ़ाता हूं। इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन पार्टिकल्स का पाथ बहुत अजीबोगरीब होता है। इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन पार्टिकल्स का पाथ बहुत अजीबोगरीब होता है, बहुत अजीबोगरीब होता है। इसलिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन को पढ़ने के लिए, अब ये बार-बार ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन में लिखना T प्लस R, इसलिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन को पढ़ने के लिए इसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए, इसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए, इसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए, इसे 2 भागों में तोड़ देना चाहिए। One is the path of the center of mass, one is the path of the one is the path of the center of mass। ब्रैकेट में लिखो, जनरली ये है आसान पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, जनरली यह आसान पाथ होता है। तुम्हारे लिए हमेशा आसानी आएगा, टेंशन मत लो। जनरली ये आसान पाथ होता है, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, ब्रैकेट क्लोज। सेकंड, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सेकंड मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू, मोशन ऑफ पार्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। राइट में लिखो, चूंकि हम ज्यादातर रिजिड बॉडी पढ़ते हैं, आरबी लिख लो, चूंकि हम ज्यादा आरबी पढ़ते हैं इसलिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स का पाथ सर्कुलर होता है। इसलिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल्स का पाथ सर्कुलर होता है। सेक्शन तक तुम लोग कर सकते हो। कौन से सेक्शन तक? सिर्फ एक रह गया, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस। 3-4 लेक्चर चलेगा ये ढंग से, इसको अच्छे से पढ़ाएंगे बिल्कुल तहजीब तमीज से। यू ऑलमोस्ट डन है कि यहाँ से एक सवाल और अच्छे स्तर का आता है, बहुत आसान स्तर का नहीं। लीजिए, मैंने HCM में भी तो दे रखी थी ना कुछ, चलो